अपना रेडियो 96.9 एफएम। नमस्कार किसान भाइयों, आप सुन रहे हैं हमारा खेती बाड़ी किसानी से जुड़ा कार्यक्रम खेती बाड़ी और बागवानी से जुड़ी बातें। मैं हूं कविता शर्मा। किसान भाइयों, ठंड का सीजन शुरू हो गया है और इस सीजन में हम रबी की फसलों की खेती करते हैं। कृषि में गुणवत्ता लाने के लिए हमारे किसान भाइयों को कई तरह की चीजों का ध्यान रखना पड़ता है, जिसमें से एक है खरपतवार। खरपतवार कीट और व्याधियों से हमारी फसलों को लगभग 1 लाख करोड़ रुपए की हानि प्रतिवर्ष होती है, लेकिन सर्वाधिक हानि खरपतवारों की उपस्थिति की वजह से होती है। खरपतवारों के कारण उत्पादकता में कमी के साथ साथ फसल उत्पादों की गुणवत्ता में भी कमी आ जाती है, जिससे किसानों को उसका सही बाजार मूल्य नहीं मिलता। अतः कृषकों को फसलों से भरपूर उपज लेने के लिए उन्नत बीज, संतुलित उर्वरक और सिंचाई प्रबंधन के साथ ही खरपतवारों का भी सही समय पर नियंत्रण करना अति आवश्यक है। तो किसान भाइयों, देर किस बात की है? हमारा ये कार्यक्रम इन्हीं महत्वपूर्ण जानकारियों को आप तक लाने के लिए है। तो आज आपको जानकारी मिलेगी रबी की फसल में खरपतवार नियंत्रण पर। ये जानकारी आपको देंगे चंबल फर्टिलाइजर एवं केमिकल प्राइवेट लिमिटेड में प्रबंधक के पद पर कार्यरत डॉक्टर ए.के. सिंह जी। डॉक्टर ए.के. सिंह जी, आपका स्वागत है कार्यक्रम में। स्वागत के लिए बहुत बहुत धन्यवाद कविता जी आपका। किसान भाइयों, ये कार्यक्रम हम पीएम प्रणाम योजना और पीएम केएस के योजना के तहत प्रसारित कर रहे हैं। तो हमारे कृषि विशेषज्ञ से पहला सवाल यही है कि पीएम केएस के योजना की कृषि विकास में योगदान में क्या भूमिका है? बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल है। जैसे कि जो पीएम केएस के है, ये भारत सरकार द्वारा जो शुरू किया हुआ एक अभियान है और जितने भी हमारे जो खाद के बिक्री केंद्र है या जो खेती के जितने आधान के जो बिक्री केंद्र है, उनको पीएम केएस के कहा जाता है। ये पहले भी काम करते थे, लेकिन सरकार ने सोचा कि इनको हम एक तरह से जो खाद की बिक्री के केंद्र या आधान की बिक्री के केंद्र तो ये हैं ही, लेकिन यहाँ से ज्ञान भी लोगों को मिले, खेती की जानकारी मिले, कोई सलाह लेना चाहते हैं तो वो मिले, और साथ के साथ उनको जो हमारे वैज्ञानिक हैं, खेती के वैज्ञानिक हैं, या जहाँ से उनको और अच्छी जानकारियाँ मिल सकती हैं, उससे जोड़ने का काम ये केंद्र करें। तो इस तरह से पीएम केएस के हमारी खेती में एक अतुलनीय जो मतलब कह सकते हैं योगदान दे रहे हैं और किसान इसका लाभ भी उठा रहे हैं। दूसरा, किसान भाइयों, मैं एक अनुरोध फिर आपसे यहाँ करना चाहूँगा कि आज की तारीख में अगर हम कहें तो आज की तारीख में तो है ही, लेकिन 2018 से जब भी आप कोई उर्वरक खरीदते हैं तो आपको अपना आधार ले जाना पड़ता है और पॉस मशीन पे अंगूठा लगा के जब उसमें सेल होती है उसके बाद आपको उर्वरक मिलता है। तो मेरा अनुरोध यही है कि जब भी आप कोई खाद खरीदने जाएं तो उसमें आप अपना आधार अवश्य ले जाएं, और कोई भी खाद जब लें तो उसको पॉस मशीन के द्वारा जब बिक्री हो जाए तभी लें। जब आप उससे खाद लेते हैं तो एक तो क्या है, आपका रिकॉर्ड पूरा आ जाता है कि आपने ये खाद लिया है, और वो आपके लिए भी अच्छा है और भारत सरकार के लिए भी एक आवश्यक सूचना प्राप्त होती है। दूसरा, एक चीज और है कि जब आप इस तरह से उर्वरक खरीदते हैं तो जो उसका अधिकतम जो उर्वरक का मूल्य है वो उस पर लिखा रहता है, तो कोई भी आपसे ज़्यादा पैसा दुकानदार नहीं मांग सकता है। अगर कोई जो एमआरपी से वो आपसे रुपया जो थोड़ा लेता है, कम लेता है, तो अच्छी बात है, लेकिन वो ज़्यादा नहीं ले सकता है। तो आप प्रयास करें कि जब भी कोई उर्वरक लेने जाए तो आप अपना आधार कार्ड लेके जाएं और पॉस मशीन से सेल के बाद ही आप उर्वरक लें। दूसरा, कि ऐसा नहीं है कि आप जाएंगे मेरे को तो सारा इकट्ठा दे दो, आप जो सारे सीजन का, नहीं, ऐसा नहीं है। अगर आपको लगता है कि चलो इतना मेरे को इस महीने चाहिए, इतना अगले महीने चाहिए, तो वैसे भी आप ले सकते हैं, क्योंकि बाजार आप आते जाते रहते हैं। तो इस तरह की व्यवस्था आप अवश्य करें। तो पीएम केएस की जो योजनाएं हैं या जो उनका सहयोग है वो आप अवश्य लें और उनका लाभ लें। जी, तो पीएम केएस के योजना के तहत कृषि विकास के योगदान में भूमिकाएं तो ए.के. सिंह जी आपने बताई, और आज हमारे किसान भाइयों के लिए एक विषय है जो है खरपतवार नियंत्रण। जी, तो आज हम आपसे जानेंगे कि खरपतवार क्या है और इसका फसलों पर क्या प्रभाव पड़ता है। हाँ, खरपतवार एक तरह से वो भी फसल की तरह ही पौधा होता है, उगता है, और उसका भी एक जीवन काल होता है। उस पर भी फल फूल लगते हैं, उसकी शाखाएं बनती हैं, बीज बनता है। लेकिन खरपतवार हम उसको कहते हैं जो फसल के अलावा जो भी पौधा उगता है हमारे खेत में, उसे हम खरपतवार की श्रेणी में रखते हैं।
जैसे कि मान के चलिए कि हमने चने का ही एक तरह से खेती करी है और उसमें कोई और फसल का पौधा अगर उगता है तो उसे भी हम खरपतवार की श्रेणी में ही रखते हैं। तो इस तरह से जो भी रबी की फसलें हैं हमारी, उनमें बहुत सारे ऐसे पौधे उगते हैं जो कि फसल के नहीं होते हैं, मुख्य फसल के अलावा होते हैं, उनको हम खरपतवार की श्रेणी में रखते हैं और उनको हटाना आवश्यक है। हटाना इसलिए आवश्यक है कि वो फसल के साथ ही आगे बढ़ते हैं, फसल का भोजन ले लेते हैं, फसल को ढक भी लेते हैं। अगर उनका नियंत्रण हम न करें तो जो हमारी मुख्य फसल है उसका जो एक सही विकास होना चाहिए, उससे जो हमने जो उसको फायदे के लिए लगाया है, उनमें बहुत बड़ी रुकावट के रूप में वो खड़े हो जाते हैं। जी, तो डॉक्टर साहब, मेरा सवाल ये है कि जो खरपतवार होती है जी, वो क्या फसल जो हम उगा रहे हैं उसके अकॉर्डिंग होती है या कोई भी पौधे कभी भी खरपतवार बन जाते हैं? नहीं, वो फसल के अकॉर्डिंग तो हम ऐसा न कहें, उसके सीजन के हिसाब से होती है। अगर हम सीजन कहें तो जो खरीफ का सीजन हो गया तो हम बारिश का कह देते हैं, फिर अभी जो ठंड का सीजन आ रहा है तो उसको हम जो है रबी का सीजन कह देते हैं। तो सीजन के हिसाब से पौधे होते हैं, उसके फसल के हिसाब से नहीं होते। उस समय पर जो भी आप जो फसल लगाएंगे उसमें वो पौधे उगेंगे। हमने तो ये भी सुना है कि जो कई खरपतवारें होती हैं वो अच्छी होती हैं, इस पे भी हम बात करेंगे, लेकिन फिलहाल अगर हम खरपतवार नियंत्रण जैसे हमारा विषय है, रबी की जो फसलें हैं उनमें सबसे अधिक पाए जाने वाला खरपतवार कौन कौन सा होता है? देखिए कि उसमें अगर देखें बथुआ और खतुआ एक होता है, ये एक ही चीज़ होती है, लेकिन इसकी जो पत्तियों का आकार होता है उसके हिसाब से हमने इसको अलग अलग नाम दिए हैं। हिरनखुरी है, ठीक है जी, और इसके अलावा चटरी, मटरी, ये अलग अलग नाम से हैं, लोकल नाम है और कहीं भी एक नाम एप्लीकेबल नहीं होता है। जैसे कि अगर आप एमपी में जाएंगे तो वहाँ के लोग उसको और नाम से कहेंगे, आप पंजाब में जाएंगे तो वहाँ कोई और नाम होगा, अगर उत्तर प्रदेश के आप अभी अपने आसपास के इलाके में जाएंगे तो वहाँ कुछ और नाम होगा। नाम अलग अलग होते हैं, लेकिन इनकी दो चीज़ें, और एक होता है गेहूं का मामा जिसको मंडूसी बोलते हैं। तो ये इसमें श्रेणियाँ दो हैं, हम ऐसे मान के चलें, एक होते हैं चौड़ी पत्ती वाले और एक होते हैं सकरी पत्ती वाले। तो ये जो श्रेणियाँ हैं इसके हिसाब से हम उनको पहचानते हैं और उनको रोकने का जो मतलब उपाय हैं उनको हम करते हैं, खास तौर से ये होता है इसमें। तो जैसे अभी आपने बथुआ और चौलाई का नाम लिया, तो बथुआ खतुआ एक नाम आपने लिया, तो बथुआ तो अक्सर हमने देखा है कि ठंड में लोग बहुत ज्यादा खाते भी हैं, लोग पसंद भी करते हैं। जी, तो जी। ये क्या एक फायदे की तरह किसानों के लिए हो सकता है कि उन्होंने फसल तो उगाई लेकिन खरपतवार से उनको मुनाफा कमाने के लिए एक और जो सब्जी है वो मिल गई जो लोगों को पसंद आती है? बिल्कुल सही है। अगर हम देखें तो हमारे यहाँ पर इसका बहुत ज़्यादा उपयोग होता है ठंड के समय पे। इसकी रोटियां बनाई जाती हैं, इसकी सब्जी भी बनती है, रायता भी बनता है। हाँ, इसका रायता आपका तैयार करते हैं। तो ये बहुत ही, और स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा रहता है क्योंकि इसके अंदर आयरन का सोर्स बहुत अच्छा होता है और बहुत सारे इसमें न्यूट्रिएंट होते हैं जो एक हरी सब्जी में होने चाहिए। पर समस्या ये आ जाती है कि जो मुख्य फसल है उसमें एक अवस्था तक तो हम उसको हाथ से उखाड़ लेते हैं, लेकिन क्योंकि रकबा इतना ज़्यादा बड़ा होता है, जैसे गेहूं लगा रहे हैं, आप देखें तो एकड़ों में आपका लगा हुआ है गेहूं। अब उसमें कौन उसको उखाड़े, कौन उसको सेल करने जाए? अगर सारा उखड़ जाए और सारा सेल करने जाए तो शायद खरीदारी नहीं मिलेंगे इतने, है जी। तो ये समस्या है, तो उसके हिसाब से लेबर भी नहीं मिलती है। तो ये एक अच्छी चीज़ जरूर है। आज की तारीख में अगर आप देखें तो सब्जी मंडियों में आपको आराम से उपलब्ध है बथुआ, लोग लेके आते हैं। तो उसको एक अलग तरह से ही लोग एक तरह से उगा रहे हैं। लेकिन अगर हम बहुत पीछे जाएं तो इसको अलग तरह से नहीं उगाया जाता था, ये अपने आप होने लगता था और उसको हम जो भी हमारी उस समय की मुख्य फसल होती थी उसमें से निकाल कर फिर हम अपने इस्तेमाल के लिए इसको उपयोग करते थे। शहर भी छोटे थे तो आसपास में खेती होती थी तो वहाँ तक भी आ जाता था, लेकिन अब शहर बहुत बड़े हो गए और काफ़ी फैल गए, खेती बहुत दूर दूर होने लगी, तो अब इसका एक कॉमर्शियल रूप हो गया है। लेकिन फसल के लिए ये खरपतवार ही है। अगर इसका ज़्यादा विकास हो जाएगा तो फसल हमारी जो कमज़ोर हो जाएगी। तो फसल हमारी कमज़ोर हो सकती है अगर ये खरपतवार सही समय पर किसान भाइयों ने अपनी फसलों से, मुख्य फसलों से नहीं हटाई तो। जी। अब जब इनके नियंत्रण की बात आती है डॉक्टर साहब, तो ऐसी वो कौन कौन सी विधियां हैं या वो उपाय हैं जिनको करके इस खरपतवार को नियंत्रित किया जा सकता है? देखिए, बहुत सारे उपाय हैं।
सबसे पहला तो उपाय ये है कि हमारा प्रयास ये रहे कि जो हमारे खेत हैं उनमें जो समय निकला है या जो साल निकले हैं, जो पिछले साल निकले हैं, वहाँ कोशिश करें कि खरपतवारों का नियंत्रण हम इस जो क्रम से करते चले जाएं कि बीज कम से कम बने। नंबर 1, ये एक मूलभूत सिद्धांत है कि अगर किसी चीज़ का बीज नहीं होगा तो उसका पौधा भी नहीं होगा। अगर यह प्रक्रिया पर हमने ध्यान दे लिया तो धीरे 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 करके हम कहीं न कहीं एक ऐसी स्थिति में पहुंच जाएंगे कि बहुत आसानी से हम इस तरह के खरपतवारों को नियंत्रित आराम से कर पाएंगे। जैसे कि एक उदाहरण के तौर पे कहा जाता है कि एक खरपतवार हमारे यहाँ है गाजर घास। गाजर घास खेतों के आसपास, मेड़ों में और हर सीजन में मिलता है। ये बहुत ही खतरनाक है। खतरनाक इन द सेंस है कि अगर एक बार आ गया तो ये जाने का नाम नहीं लेता है। सभी लोग शिकायत करते हैं, लेकिन इसका बहुत छोटा सा एक सिद्धांत है कि इसका बीज मत बनने दीजिए। और बीज बनने का ये आपने रोकने की जो प्रक्रिया सिर्फ 1 साल नहीं करनी है, हर साल करनी है, जब तक कि पौधे बिल्कुल ख़त्म न हो जाए, उगे ही नहीं। क्योंकि अगर आपने 1 साल ख़त्म किए लेकिन उसके बीज फिर भी कुछ खेत में रह गए हो, वो अगली साल उग सकते हैं। फिर उसके बाद आपने साफ किया, फिर अगली साल उग सकते हैं। तो जो उसकी फूल वाली अवस्था है, उससे पहले ही हम उसको जो ख़त्म कर दें। लेकिन जो फसल के अंदर हमारे खरपतवार उगते हैं, उनमें अगर हम इतना लंबा इंतज़ार करेंगे तो उससे नुकसान ये होता है कि खरपतवार हमारी जो हमने मुख्य फसल के लिए भोजन दिया है उसको वो खाता है उसके फसल के साथ साथ। तो जो हम ऐसा मान लें कि एक थाली में हमने 1 आदमी के लिए खाना रखा है, उसमें 2 आदमी आके और बैठ गए, तो जो मुख्य आदमी है वो या तो वो भूखा ही रह जाएगा, वो 2 आदमी खा जाएंगे। तो इसी तरह से खरपतवार ये जो एक जो मुख्य नुकसान करते हैं, रोकने का जैसा मैंने कहा कि हमें धीरे धीरे ये प्रयास करना होगा कि उनके बीजों का उत्पादन न हो। नंबर 1। नंबर 2 ये है कि जब हम फसल लगाने जा रहे हैं उससे पहले जो खास तौर से ये जो अपनी रबी की फसलें होती हैं उसमें हम एक बार जो पानी लगाते हैं और फिर ओठ आने के बाद उसमें हल चला के फिर हम जो फसल की बुवाई करते हैं। तो पानी लगाने से ओठ आने के बीच में जो आप हल चलाते हैं उस बीच में बहुत सारे खरपतवार उगे आते हैं। तो अगर 2-1 बार अच्छे से हमने हल चलाया तो काफ़ी मात्रा में वो वहाँ पर कंट्रोल हो जाते हैं। नंबर 1। नंबर 2 ये है कि आजकल बहुत सारे ऐसे खरपतवार नाशी आए हैं, जैसे आपने फसल लगाई और लगाने के बाद ही, लगाने मतलब आपने बीज की बुवाई करी, उसके बाद ही आप उसमें आपने क्या किया कि उसका छिड़काव कर दिया। ऐसा छिड़काव होने से क्या होता है कि जो खरपतवार उगने वाले हैं वो बीज खेत के अंदर ही सड़ जाते हैं। तो उसमें बहुत सारी ऐसी जो है दवाएं हैं। एक जैसे हमारी पेनवीर आती है, ये है बहुत अच्छी दवा है। इसको जैसे कि आज हमने जो गेहूं की बुवाई करी है तो इसके 1-2 दिन के अंदर ही ये जो करीब 2 लीटर इसकी मात्रा और ये करीबन 250 लीटर जो पानी में घोल के 1 एकड़ के हिसाब से आप ऊपर से छिड़काव कर दें तो बहुत सारे खरपतवार इससे जो कंट्रोल हो जाते हैं। एक ये तरीका हो गया। इसके बाद आप क्या कर सकते हैं, उसके बाद भी उगेंगे तो उसका तरीका ये है कि आप हाथ से आप खुरपी लें और लग जाए। इसके अलावा बहुत सारी होइंग मशीन होती हैं। अगर जैसे पौधा आपने लाइन से लाइन में बोया है ना, तो उसके बीच में आप होइंग करके ऐसा हल जैसा होता है उसको हाथ से चला सकते हैं और उससे वो उखड़ जाएंगे। अगर वो अच्छे से उखड़ गए, उनका संपर्क जो टूट गया मिट्टी से, तो वो पौधे सूख के एक तरह से खाद बन जाएंगे आपके। लेकिन अगर वो नहीं उखड़े तो फिर वो सर्वाइव कर जाएंगे। एक काम ये कर सकते हैं। दूसरा, हाथ से निकाल सकते हैं खुरपी से। लेकिन आज के समय में लेबर महंगी है और बहुत जो लंबे क्षेत्र में खेती होती है और लेबर नहीं उपलब्ध, तो अब हाथ से निकालने वाली समस्या जो है अधिक हमारे सामने आ रही है। लेकिन फिर भी मैं कहूँगा कि छोटे जो लोग हैं जिनके पास छोटा रकबा है और वो हाथ से काम करते हैं, उनको मेरी यही सलाह होगी कि अगर हाथ से निकालें तो बहुत बेहतर है। क्योंकि जब भी आप इस तरह का कोई रासायनिक चीज़ इस्तेमाल करते हैं तो वो सेलेक्टिव है, हालांकि उसको वैज्ञानिकों ने बड़ी सोच समझ और बड़ी सावधानी से बनाया है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं उसका कोई थोड़ा बहुत असर आपकी मुख्य फसल पे आता ही है। तो प्रयास करें, जो छोटे किसान हैं जिनके पास अपने हाथ हैं,
जो हाथ से निकाल सकते हैं वो हाथ से ही निकालने का इसको करें, तो ये काम कर सकते हैं। फिर इसके बाद जैसे कि अभी मुख्य फसल हमारी जो गेहूं की है, तो गेहूं में बहुत सारे खरपतवार उगते हैं, जैसे ये बथुआ, सेंजी, जंगली प्याजी एक होती है, आपने देखी होगी, वो जो ऊपर प्याज जैसी होती है लेकिन अंदर उसके नीचे प्याज नहीं होती है। तो एक वो होती सेंजी होती है, और सत्यानाशी होती है, चौड़ी पत्ती वाले जो आपके खरपतवार हैं उसके लिए एक दवाई आती है हमारी वीर किल के नाम से। चौड़ी पत्ती वाले जितने खरपतवार हैं वो करीब आप करीबन 550 ml मात्रा को 200 लीटर पानी में घोलकर, जब हमारी जो मुख्य फसल है उसकी पत्तियां तो अधिक हो जाए या कम हो, कोई उससे असर नहीं पड़ता, लेकिन जो अपना खरपतवार है वो 4 से 6 पत्ती का हो जाए। चौड़ी पत्ती वाले की मैं आपसे बात कर रहा हूँ। तो चौड़ी पत्ती वाले के लिए आप ये इस्तेमाल कर सकते हैं। अब जैसे मैंने कुछ चीज़ कही थी आपको कि एक और खरपतवार होता है, उसको बोलते हैं मंडूसी। ठीक है जी? हाँ, और बहुत सी जगह बोलते हैं गेहूं का मामा। गेहूं का मामा क्या है, वो देखने में गेहूं के पौधे जैसा लगता है, और वो तब तक आपको अंतर महसूस नहीं होगा जब तक कि उसमें बाली नहीं आएगी। गेहूं में गेहूं की बाली आती है, उसमें एक अलग तरह की बाली आती है, तब हमें उसके बारे में मालूम होता है, उससे पहले हमें मालूम नहीं पड़ता है। पोआ घास है, दूब घास है, लोमड़ घास है, अन्य तरह के खरपतवार होते हैं। तो इसमें बहुत तरह के आज की तारीख में ये जो खरपतवार नाशी आपके आ रहे हैं, और उसमें कोई भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। एक हमारा जो आता है खरपतवार नाशी, इसका नाम है पिनोक्सा 51। पिनोक्सा 51 है, ये इसी तरह के जो एक पत्ती वाले सकरी पत्ती वाले खरपतवार हैं उनको रोकता है। इसकी करीबन 350 ml जो मात्रा है वो हमको लेनी है, और करीबन 150 लीटर पानी में घोलकर जब फसल हमारी 30 से 35 दिन की हो जाए उस समय पर हम इसका छिड़काव कर सकते हैं, और इससे जो सकरी पत्ती वाले जो खरपतवार हैं उन पे आपका नियंत्रण हो जाएगा। किसान भाइयों, सबसे अहम बात क्या है कि जो भी खरपतवार नाशी आप प्रयोग कर रहे हैं उसमें बहुत ज़्यादा सावधानी की ज़रूरत होती है। सावधानी इन द सेंस उसकी मात्रा, उसका समय और पानी की मात्रा, यह जैसी आपको बताई गई है उसके हिसाब से ही आप इसको प्रयोग करें। अगर आप इसमें कोई भी हेरा फेरी करते हैं या कोई और उत्पाद इसमें ऐड करके सोचते हैं कि चलो स्प्रे करना है, ये भी मिला देता हूँ इसमें, तो वो नुकसान पहुंचा सकता है, तो उसका ध्यान रखें। इसके अलावा एक उत्पाद हमारा नया आया है, उत्तम जो वैमो, ये भी 16 ग्राम की मात्रा है, और 500 ml इसमें सैफनर मिला के 200 लीटर पानी में घोलकर 30 से 35 दिन की अवस्था पे आप इसको करेंगे तो करीब सारे खरपतवारों को ये कंट्रोल कर लेती है। तो इस तरह से कुछ उत्पाद हैं। और आजकल मैं एक और चीज़ बता दूं कि जो नए उत्पाद आ रहे हैं उस पर स्कैनर लगा होता है, तो स्कैनर पे आप फ़ोन से स्कैन करके उस उत्पाद के बारे में बहुत सारी जानकारी ले सकते हैं। उसका कैसे इस्तेमाल होता है, कौन सा उत्पाद है, कौन से खरपतवार नाशी के लिए उसका रेट क्या है, तो वो आपको जानकारी मिल जाएगी। इसके अलावा हमारा हेल्पलाइन नंबर है, उत्तम हेल्पलाइन है, उस पर आप फ़ोन कर सकते हैं। वो दुकानों पे नंबर लिखे होते हैं, वहाँ से भी आप जानकारी ले सकते हैं। जी, तो डॉक्टर ए के सिंह जी, जैसे आपने इसमें अभी दवाइयों के बारे में बताया कि कौन कौन से जो मार्केट में ऐसी दवाइयां हैं जो उपलब्ध हैं खरपतवार को हटाने के लिए, लेकिन जो किसान, छोटे किसान हैं, क्या वो क्वांटिटी पर ध्यान दे पाते हैं कि कितनी खरपतवार में कितनी दवाई मिलानी होती है, या फिर इंस्ट्रक्शन उस हिसाब से क्या इन दवाइयों पे होते हैं लिखे हुए, जानकारी प्राप्त हो पाती है उनको? बिल्कुल मिलती है, सारी जानकारी मिलती है उनको। और ये जैसे मैंने स्कैनर वाली जो बात कही है ना, आपको स्कैनर से जानकारी मिल जाती है। इसके अलावा बहुत सारे पत्रक होते हैं जो हर कंपनी जहाँ से उसकी बिक्री होने वाली वहाँ पर छोड़ते हैं। उसमें पूरी जानकारी लिखी होती है कि ये इस खरपतवार के लिए ये उत्पाद है, 1 एकड़ के लिए इसकी इतनी मात्रा है, इतना पानी मिलाना है, इसका घोल कैसे तैयार करना है, स्प्रे की अवस्था क्या होगी, वो पूरी जानकारी दी होती है। जब तक आप पूछेंगे नहीं तब तक वो जानकारी आपको नहीं मिलेगी। बहुत से दुकानदार जागरूक होते हैं, वो खुद बताते हैं कि भाई, वो आपसे पूछेंगे कि भाई आपकी समस्या क्या है, कौन सा खरपतवार है, तो आपने कहा साहब मेरे यहाँ मंडूसी है, इसके अलावा बथुआ है और ये सैजनी है, तो क्या करूं? तो वो कहेंगे अच्छा एक काम करो, ये दवाई ले जाओ, इसको, और फिर वो पूछेंगे कितने दिन की फसल हो गई, इतने दिन की होगी, बोले हाँ ठीक है, सही टाइम है। अगर बहुत ज़्यादा
उसको समय हो गया तो कह देगा नहीं काम नहीं करेगी, या बहुत पहले तो वो कहेगा अभी नहीं थोड़े दिन बाद करना। तो वो पूरी आपको जानकारी, क्योंकि दुकानदार के यहाँ से जो दवाई ले जा रहे हैं आप, उसका अगर आपको लाभ नहीं होता है तो उसके लिए भी वो नुकसान की बात, उसकी इमेज खराब होती है। फिर आप उसकी दुकान पर नहीं आएंगे, आप शिकायत करेंगे, तो कौन चाहता है कि ऐसी समस्या उसके सामने आए। पर शर्त यही है कि जो भी हमारे किसान हैं उनको पूछना पड़ेगा। हाँ, कभी कभी समस्या ये आ जाती है कि बहुत छोटे किसान हैं और वो अगर एक सीसी लेके आते हैं आपके 500 ml की, तो उनका रकबा ही इतना नहीं है। तो उनके लिए मेरा अनुरोध ये है, या तो उनके आसपास कोई उनके सह किसान हो जो उनके परिवार में से हों या उनके मित्र हों, उनके साथ इकट्ठे में लेके आ सकते हैं। सपोज अगर जो 500 ml की एक सीसी है तो उनको 250 चाहिए, आपको 250 चाहिए, आधा आधा कर सकते हैं। उनको 300 चाहिए, आपको 200 चाहिए, ऐसे कर सकते हैं। अन्यथा मेरा तो अनुरोध मैं एक बार फिर यही करूँगा कि अगर आपके पास समय है तो खुरपी लेके लगिए और धीरे धीरे 1-2 दिन में उसको जो मतलब खत्म कर दीजिए। तो इसमें क्या कोई सीमा भी होती है कि इतने दिन में खरपतवार हटा देनी है? कोई ऐसी समस्या नहीं है। अगर आपको हमने समय अच्छा, इसमें तो ऐसा भी नहीं है कि 30-35 दिन पे आप शुरू करें। आपको लग गया कि पूरी तरह से बीज उपज गए इसके खरपतवार के, अब उपजना बंद हो गए, उसी दिन से आप निकलना शुरू कर दीजिए। मतलब पता चल जाता है किसानों को कि अब नहीं निकलेंगे। बिल्कुल बिल्कुल मालूम पड़ जाता है। सपोज एक पौधा निकलने के बाद अगर 4 अंगुल का हो गया या 2 अंगुल का हो गया, तो उसके बाद फिर निकलने की संभावना ज्यादा नहीं होती है। क्योंकि अगर निकलेगा भी तो आपको दिख जाएगा कि भाई और कोई निकल रहा है या नहीं निकल रहा। उस समय पर आप खुरपी लेके लग जाइए और साफ कर दीजिए। और उस समय जैसे आपने कहा है कि जो ऐसे खरपतवार हैं जिनको हम इस्तेमाल करते हैं, खाते हैं, वो आप अलग से निकालिए, उनका आप आनंद लीजिए। और आपके पास समय है तो आप उनको शहर में जाके बेच भी सकते हैं। उसका आर्थिक लाभ भी ले सकते हैं। और खाइए ज़्यादा, और लेकिन इतना भी ज्यादा मत खाइए जिससे कि पेट गड़बड़ हो जाए। जी बिल्कुल सही थोड़ा बात है। आयरन इसमें बहुत ज्यादा होता है जी, तो सावधानी पूर्वक लें। तो एके सिंह जी, खरपतवार के बारे में आज चर्चा है, लेकिन अब जो खरपतवार, जो अच्छी खरपतवार है उसके फायदे तो आपने बता दिए, लेकिन अब एक फायदा ये भी हम जानेंगे कि खरपतवार ना हो उसके बाद फसल से हमें मुनाफा क्या होता है और उसके फायदे क्या है खरपतवार को हटाने के। फायदा अगर हम लेके चलें तो सबसे बड़ा फायदा तो ये है कि जितना आपने भोजन जो उस फसल को चाहिए था, जो आपने दिया है, वो उसी फसल को मिलेगा। दूसरा कोई उसमें से हिस्सेदारी नहीं करेगा। दूसरा क्या है कि अगर खरपतवार आपने 30 दिन तक या 35 दिन तक खेत में से हटा दिए गेहूं की फसल से, वो जो भी आपकी मुख्य फसल है या जो गेहूं है उसका विकास अच्छा होगा, उसको धूप अच्छे से मिलेगी, उसको हवा अच्छे से मिलेगी। लेकिन अगर खरपतवार है तो वो कहीं न कहीं इन चीज़ों में रुकावट लाएगी। जैसे कि अगर वो जो फसल से ज़्यादा ऊंचा हो गया तो धूप नहीं मिलेगी, हवा प्रॉपर नहीं मिलेगी और उसका विकास मुख्य फसल का रुक जाएगा। तो जब आपने खेत से खरपतवार हटा दिए तो मुख्य फसल का विकास बहुत अच्छा होगा, ताकतवर होगा, शाखाएं उसकी अधिक निकलेगी। जैसे कि गेहूं में अगर हम देखें तो मुख्य रूप से जितनी शाखाएं उतनी बालियां आती हैं। तो जितनी अच्छी शाखाएं, स्वस्थ शाखाएं होंगी, उन पे ज़्यादा बालियां आएंगी, ज़्यादा अनाज होगा तो आपकी उपज बढ़ेगी। सीधा साधा सा हिसाब है, खर्चा कम होगा, उपज ज़्यादा होगी, सिंचाई के पानी की भी कम आवश्यकता होगी। क्योंकि जब खरपतवार है तो वो पानी आपके खरपतवार भी पिएंगे, फसल भी पिएगी और उससे नुकसान होगा। तीसरी बात, तीसरा या चौथा फायदा जो भी आप मान लें उसको, वो ये होगा कि जब आप फसल की कटाई करेंगे तो उसमें सिर्फ मुख्य फसल के ही दाने होंगे, उसमें खरपतवारों के दाने नहीं होंगे। तो फिर जब अगली साल जब आप उसको बोएंगे तो सिर्फ मुख्य फसल ही उगेगी, उसमें खरपतवार के बीज नहीं उगेंगे। और अगर उग भी रहे तो वही उगेंगे जो खेत में पहले से रह गए थे। तो ये कुछ मुख्य फायदे हैं जिनको आप समझ के इनका जो खरपतवारों का नियंत्रण करेंगे और लाभ लेंगे। और मैं कुछ थोड़ी सी सावधानियां और बताना आपको चाहूँगा कि जैसे कि बहुत सारे जो ऐसे खरपतवार होते हैं, जैसे कि मैंने एक नाम लिया था वीरखिल, इसको 2,4-D बोल देते हैं। ये चौड़ी पत्ती वाले खरपतवारों को मारता है। तो जब भी इसका स्प्रे करें उसके बाद जो टंकी है उसको बहुत अच्छे से सर्फ से धोएं, चाहे वो ट्रैक्टर वाली टंकी हो
चाहे वो आपकी ड्रोन वाली टंकी हो, चाहे आप हाथ से चला रहे हो स्प्रे पंप, चाहे मोटर से चला रहे हो, उसकी बार बार अच्छे से सफाई आप अवश्य करके फिर दोबारी दवा, जो भी अगली दवा या कीटनाशक प्रयोग करना चाहते हो वो करिए। इसके साथ साथ जो पानी की क्वालिटी है उस पर विशेष ध्यान दें। क्वालिटी से मेरा कहने का है कि पानी बहुत साफ होना चाहिए, उसमें धूल मिट्टी के कण नहीं होने चाहिए। अगर पानी के अंदर मिट्टी है या धूल है तो जो भी आप खरपतवार नाशी प्रयोग कर रहे हैं उसकी जो क्षमता है उसमें 25 से आपकी 40% तक की कमी आ सकती है, और ये बहुत बड़ी कमी है। इससे फिर क्या होगा कि अगर उसका सही असर खरपतवार नाशी का नहीं हुआ, उसने सही से नहीं मारे, फिर आप दोबारा लाओगे तो फिर उसका नुकसान और ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि एक तो समय निकल चुका होगा और फिर जो मुख्य फसल है उसके ऊपर भी उसका ज़्यादा नकारात्मक प्रभाव आने की संभावना होती है। पैसा भी खर्च होगा, लेबर भी ज़्यादा लगेगी। तो कोशिश करिए कि एक बार में ही संपूर्ण सावधानियों को लेते हुए आप यह कार्य करें और खरपतवारों से मुक्ति पाएं। और मैंने जो कहा है कि जो एक दूरगामी जो सोच है उसके साथ जरूर चलें, मतलब बीज न होने दें खरपतवारों का, कोई भी खरपतवार हो, तो आगे के लिए आपके लिए सुविधाजनक हो। तो बिल्कुल आज आपने हमें खरपतवार नियंत्रण के बारे में जानकारी दी, और आपके बहुमूल्य समय और जानकारी के लिए हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे। आपने रबी की फसलों और खरपतवार नियंत्रण से जुड़ी बहुत उपयोगी बातें यहाँ साझा की है, और मुझे यकीन है, हमें यकीन है कि हमारे श्रोता भी इससे लाभान्वित होंगे। डॉक्टर AK सिंह जी, आप यहाँ आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद के लिए आपको भी धन्यवाद, और सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। तो किसान भाइयों और बहनों, आज की चर्चा यहीं समाप्त होती है। उम्मीद है कि आपको हमारी ये जानकारी उपयोगी लगी होगी। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए खुशहाल खेती करें और प्रकृति का सम्मान करें। खेती बाड़ी और बागवानी से जुड़ी बातें कार्यक्रम में इतना ही। सुनते रहिए अपना रेडियो 96.9 FM। कविता शर्मा को दीजिए अनुमति। नमस्कार। मेरी ख्वाहिशें, मेरे अरमान, मेरा बस यही सपना, जिंदगी में हर कोई समझे हम सफर मुझे अपना अपना, बस अपना। अपना रेडियो 96.9 FM।